यहां दीवार पे लिखी हुई इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा। पॉलिटिक्स डायन खाए जाते हैं। और ध्यान से पढ़िए, पॉलिटिक्स डायन खाए जाते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? ये हमारा जजमेंट नहीं है, हम किसी को जज भी नहीं कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो हमारे नेता बोल रहे हैं। जब भी कोई वारदात, दुर्घटना या घटना होती है जिसे राजनेता संभाल नहीं पाते लेकिन उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि ये तो विरोधियों की साजिश है, सरकार को, पार्टी को बदनाम करने की चाल चली जा रही है। सोचिए, पूर्णिया में डायन का आरोप लगाकर एक परिवार के 5 लोगों को जला दिया गया था। कल हमने आपको एक खबर विस्तार से दिखाई थी। कानून, पुलिस, प्रशासन, प्रथा ने सब ने फिर से घंटों हिंसा चलती रही, कोई उसे रोक नहीं पाया। जब 5 लोग जिंदा जला दिए गए तो कहते हैं कि बदनाम करने की साजिश हुई है। पटना में मर्डर हो गया, बिहार के दूसरे हिस्से में जुर्म हो रहा है। सवाल पूछो तो कह देते हैं चुनाव है, इसीलिए सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमला हो रहा है। मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का है तो कह देते हैं कि बीएमसी के चुनाव हैं, इसीलिए परप्रांतियों और हिंदी बोलने वालों पर हमला हो रहा है। वोटर लिस्ट पर जनता को तकलीफ है, वो विरोध करती है, तो फिर कह देते हैं कि विरोधी जानबूझकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं क्योंकि चुनाव है। कितनी अजीब बात है कि क्या ऐसे जवाब देने से पहले ये लोग सोचते नहीं हैं कि आखिर जनता पर क्या गुजरेगी। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। वोटर अपने 5 साल का भविष्य चुनने जा रहा होता है। वो इस उत्सव में खुशी खुशी हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन उत्सव होने के पहले उसमें मातम छा जाता है। और अब हम एक ऐसी चीज आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। एक ऐसे आंकड़े आपके सामने हैं, ये वो तमाम शब्द आप बार बार जगह जगह सुनते रहते हैं। आपके आसपास इस तरह की बातें लगातार की जाती हैं और शायद इसीलिए की जाती हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। जिम्मेदारी हमारी तय ना हो। हमारी जिम्मेदारी होगी तो हम कैसे उसे पीछे छुड़ाएंगे। हमारे लिए तो बहुत आसान होता है ये कह देना, इस राजनीति को चमका लेना कि हम क्या कर सकते हैं। चुनाव का मौसम जो चल रहा है, कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं। बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है। चाहे दरभंगा के अंदर अजय यादव की हत्या का बात हो, पटना या पूर्णिया या बिहार के अंदर कहीं भी आप देखें कि 24 घंटे से 48 और 72 घंटे के अंदर एक्शन होती है और रिजल्ट आता है। जब तक महानगरपालिका चुनाव संपन्न नहीं हो तब तक उनको जेल में ही रखना चाहिए। यही तो है आपका चुनाव जीतने का मामला। जब चुनाव होता है तो ये नेता हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पानी बरसे, बिजली कड़के, ठंड पड़े, 50 डिग्री का तापमान हो, दिन हो, रात हो, पैदल, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, किसी भी तरीके से आपके पास पहुंचते हैं। यहाँ तक कि कोरोना के वक्त पे भी मास्क लगा लगा कर आपके घरों तक आ रहे थे, क्योंकि उनको आपको अपनी बात कहनी होती है। आपको अपने आप को निकाल कर पोलिंग बूथ तक लाने का जो काम उनके हाथ पे होता है। तरह तरह से लुभाने की कोशिश में नेता लगातार लगे रहते हैं। लेकिन जब इसी वोटर को डायन कहकर उसके परिवार के साथ जिंदा जला दिया जाता है तो कोई भी उसके घर नहीं पहुंचता, कोई उस त्रासदी को नहीं रोक पाता। बिहार के पूर्णिया में जब एक महिला को डायन कहकर परिवार के साथ जलाया गया तो ये काम घंटों चला होगा। आज हम डिजिटल के युग में रह रहे हैं, एआई का जमाना है, कोई चीज किसी से छिपी नहीं रह सकती। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई जिंदा जलाया जा रहा हो, पूरा परिवार, और किसी को खबर ना लगी हो? बिहार के पूर्णिया जिले का टेटमा गांव, 3 महिला और 2 पुरुषों को जलाकर मार दिया गया।
गांव के लोगों को शक था कि मारे गए लोगों में से एक महिला डायन थी। मतलब वो जादू टोना करके लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। उनका मानना था कि मारी गई महिला की वजह से एक लड़के की जान चली गई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बकवास है। लेकिन राजनेताओं से जब इस विषय पर सवाल किए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये सुनना जरूरी है। मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि चुनाव निकट जैसे जैसे आ रहा है, ये अराजकता फैलाने वाले लोग जिस बिहार के जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, वो लोग ये जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, चाहे दरभंगा के अंदर अजय यादव की हत्या का बात हो, पटना या पूर्णिया या बिहार के अंदर कहीं भी आप देखें कि 24 घंटे से 48 और 72 घंटे के अंदर एक्शन होती है और रिजल्ट आता है। इसके बाद आपको उस चश्मदीद की बात सुनाते हैं जिसने इस डायन वाले अंधविश्वास में अपने घर के 5 लोगों को खोया है और बहुत मुश्किल से उसकी जान बची। कौन मारा? आदमी सब मारा। कौन आदमी सब? के वो आदमी था? का मिलकर। कितना आदमी था? 50 आदमी। हाँ। क्या बोल के मारा? काहे मारा? डायन बोल के मारा। किसको डायन बोलता था वो लोग? मम्मी सबको। मम्मी सबको? हाँ। तो क्या हुआ कल रात अचानक से कितने बजे वो लोग सब आ गया? 10 बजे आ गया सब लोग? हाँ। क्या करने लगा वो लोग फिर? मारने लगा। किस चीज़ से? बांस से। बांस वगैरह से? हाँ। सबको मार। फिर वहाँ पे क्या क्या देखे तुम क्या देखे? कपार उपार फोड़ दिया सबका। हाँ। तुम कैसे बचे फिर? वहाँ से तुमको भी मारा है ना ये आँख पे? वहाँ से भाग भी गया था तुम? क्या हाँ। तुम भाग गए थे? तुम फिर मतलब तुम देखे कि मार दिया है सबको? हाँ। आदमी सब मारा। कौन आदमी? इस बच्चे की आवाज कलेजे को चीर देती है। 50 आदमी? हाँ। क्या बोल के मारा? काहे मारा? डायन बोल के मारा। किसको डायन बोलता था वो लोग? मम्मी सबको। मम्मी। इसके शब्दों के नीचे भय है। अचानक से कितने बजे वो लोग सब आ गया? 10 बजे आ गया। अपने समाज पर अविश्वास है, मारने लगा। किस चीज़ से? रिश्तों से नाराजगी है, घबराहट है। हाँ। सबको मार। फिर वहाँ पे क्या क्या देखे तुम क्या देखे? कपार उपार फोड़ दिया सबका। हाँ। पता नहीं इसका क्या भविष्य होगा, लेकिन किसी राजनेता के बयान में इसकी भावना नहीं दिखती। जादू मंत्र, छू जादू मंत्र, जादू दिखाना, तो ये जो लोगों को दिग्भ्रमित कर, लोगों को लगता है कि सब कुछ अब जादू से हो जाएगा। मेडिकल साइंस का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर पानी शुद्धता है, जहाँ आप अच्छे हैं वहीं गंगा है। लेकिन आपने ऐसी मार्केटिंग की कि पूरे गरीब गुरबा आम आदमी को लगा बाप रे बाप, स्नान कर लो सब पाप डूब जाएगा, सब पाप खत्म हो जाएगा। तो इससे बड़ा हालात जो परिस्थितियां हैं, अंधविश्वास जो बढ़ता जा रहा है, तो जब हम ताली बजा सकते हैं, थाली बजा सकते हैं और मंच पर जाके सीएम पीएम मिनिस्टर एक बाबा का गणेश परिक्रमा करेगा तो दुनिया को लगेगा भगवान वही है। पप्पू यादव से कोई पूछे कि आप सांसद हैं, आपने अपने समाज से डायन की कुरीत को हटाने के लिए क्या किया, इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। ये सत्ता में होते तो कह रहे होते कि हमारी सरकार को बदनाम करने की चाल है। राजनीति की ये बेरहमी समझाने के लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां 5 लोगों को जलाकर मारा गया, जहां डायन के अंधविश्वास में पूरा परिवार तबाह हो गया,
वहां संवेदना का वीआईपी मेला नहीं लगा, लेकिन पटना में एक बड़े व्यापारी और नेता की हत्या हुई तो सभी दलों के वीआईपी पहुंच गए। आखिर ये दोहरापन क्यों है? हमने अपने गांवों को ऐसे असंवेदनशीलता के भरोसे क्यों छोड़ दिया? शायद इन्हीं दो तस्वीरों में हमारे सवाल का जवाब भी है कि चुनाव से पहले या फिर ऐसे भी अगर कोई गुनाह या दुर्घटना होती है तो उसे बदनाम करने की चाल कहकर नेता कैसे जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो देखा आपने नेतागिरी का भेदभाव। डायन कहकर किसी महिला को मार देना, महिला के साथ उसके परिवार को जला देना। शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग शायद इस पर विश्वास ना करें, लेकिन यह सच्चाई है। शहरों में जो लोग बुरी नजर से बचने के लिए टोटके करते हैं, नींबू मिर्ची लगाते हैं, घर के बाहर खराब सा चेहरा टांग देते हैं, इविल आई टांगते हैं, उनकी यही सोच बड़ी होकर इंसान में डायन देखना शुरू कर देती है। इसीलिए इससे बचना जरूरी है। औरतों को इस बुरी नजर से सुशासन भी नहीं बचा पाया है। बिहार में महिला विकास और कल्याण के लिए बहुत काम हुआ। आज ही नीतीश सरकार ने बिहार मूल की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का ऐलान कर दिया। युवाओं के लिए युवा आयोग की घोषणा कर दी। पुलिस बल में महिला का अनुपात बिहार में सबसे अच्छा है। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण है। जीविका मिशन ने महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। ड्रोन दीदी और लखपति दीदी ने महिलाओं की सामाजिक हैसियत भी बदली है। नीतीश सरकार ने बजट का बड़ा नुकसान सहकर भी राज्य में शराबबंदी की ताकि महिलाओं को अत्याचार से बचाया जा सके। और महिलाओं ने भी नीतीश कुमार को खूब वोट दिए। वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। लेकिन अफसोस ये कि उसी बिहार में अभी भी महिला को डायन के अभिशाप से मुक्ति नहीं मिल सकी है। राजनेताओं के इसको गंभीरता से लेना चाहिए। विकास का एक मापदंड ये भी होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति समाज की सोच कितनी बदली है, हम अंधविश्वास से निकलकर कितना आगे बढ़े। राजनीति की हर कमी को चुनाव के मत्थे मढ़ देने की यह आदत देशव्यापी है। बिहार में हमने देखा। अब हम आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मराठी और हिंदी विवाद के बारे में खूब सुना होगा। इसी विवाद की वजह से वर्षों से बिछड़े भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन हो गया। महाराष्ट्र के सियासी और चुनावी समीकरणों में भारी उथल पुथल मच गई है। यह तस्वीर का एक हिस्सा है। तस्वीर का दूसरा हिस्सा है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे साहब का। उन्होंने इन लोगों को पीटने की चुनौती दी जो मराठी की आड़ में उत्तर भारतीयों को पीटते हैं। हैरानी की बात यह कि निशिकांत दुबे भी मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो सब बीएमसी के चुनाव की वजह से हो रहा है। लौट के नेता चुनाव पर आए। तुमको पटक पटक के मारेंगे, तुमको पटक पटक के मारेंगे। भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों के अपमान से गुस्साए ये हैं निशिकांत दुबे। झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं। जब हिंदी मराठी का विवाद अपने अंजाम पर पहुंचकर शांति की राह पर है तो दुबे जी का खून खौल गया। उन्होंने चुनौती दे दी है, पटक पटक कर मारेंगे। बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे, तुमको पटक पटक के मारेंगे। बच्चों को 3 भाषा पढ़ाने की नीति पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। सरकार ने मराठी इमोशन का सम्मान किया और हिंदी पढ़ाने की नीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया। राज और उद्धव ने विजय रैली भी कर ली। रैली में राज ठाकरे ने अपने समर्थकों से कहा, पिटाई करो लेकिन वीडियो मत बनाओ। कोई और ये बात कहता तो शायद कानून अपना काम करता, लेकिन राज ठाकरे से कौन बोले। लेकिन अब निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, कह रहे हैं आओ हमारे इलाके में, पटक पटक कर मारेंगे। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम
छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों के दर्द में हुंकार तो भर दी, लेकिन जैसे ही विपक्षियों ने कहा कि महाराष्ट्र में तो आपका सीएम है, एक्शन करवाओ, तो निशिकांत को लगा कि कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। फौरन चुनाव का इरेजर निकाला और अपने किए धरे पर फेर दिया। वही कि चुनाव है इसलिए हिंदी मराठी विवाद हो रहा है, वरना और कोई बात थोड़े ना है। बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। एक बड़े कवि ने इसी आदत पर एक कविता कही है, कहो कहो खूब कहो और फिर हंस दो, जहां लिखा है प्यार वहां सड़क लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ करके चुनाव के जिम्मे छोड़ दो। अरे भाई, चुनाव खुली छूट नहीं है, चुनाव नागरिक के संवैधानिक हक का पर्व है। आपकी जिम्मेदारी है कि वोटर बिना राग द्वेष, भय और पक्षपात के वोट कर सके। ऐसा माहौल बनाए, ना कि हर कमी को चुनाव की चादर से ढक दीजिए। पॉलिटिक्स में पोल यानी चुनाव का बहुत महत्व है। ज्यादातर राजनेता अपनी पॉलिटिक्स को चुनाव के आसपास ही रखते हैं। मुंबई में मराठी इमोशन भी चुनाव का बड़ा हिस्सा है। महाराष्ट्र में शिवसेना इसका बड़ा उदाहरण है। बाला साहब ठाकरे ने पहले मराठी हित की लड़ाई लड़ी, फिर शिवसेना बनाई। उन्होंने सबसे पहले मुंबई को चलाने वाली संस्था बीएमसी पर कब्जा किया, वहां मेयर की कुर्सी पर सेना का नाम लिख दिया। बहुत दिनों तक शिवसेना को बीएमसी की पार्टी कहते रहे। बाद में शिवसेना का सीएम भी बना। बाला साहब के बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे पहले सत्ता के सवाल पर अलग थे, लेकिन अब मराठी हिंदी के मुद्दे पर एक हो गए। जिसे निशिकांत दुबे अब धमकी दे रहे हैं, वो ठाकरे बंधु क्या कर रहे हैं, आपको इसका भी आज अपडेट दे देते हैं। जब जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। पहले गुंडागर्दी, फिर दादागिरी, फिर गांधीगिरी की चाहत, लेकिन ऐंठन नहीं गई। आपको याद होगा कि मीरा रोड में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक होटल मालिक की पिटाई की थी। बाबूलाल चौधरी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मराठी नहीं बोल पाए। पिटाई करने वाले एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए एनडीटीवी ने मुहिम चलाई। तब उन कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुए और पुलिस ने थाने बुलाया। तब थप्पड़ कांड के एक आरोपी ने एनडीटीवी के कैमरे पर दादागिरी की और कहा कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसकी पिटाई होगी। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का चरित्र देखिए कि गुंडागर्दी के बावजूद वो गांधीगिरी के लिए उतरे, रैली की इजाजत मांगी और जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो फिर हंगामा और बवाल। एमएनएस किस लिए प्रोटेस्ट कर रही है? क्या उसका एमएनएस का मकसद? एमएनएस मारेगी किसी को और मारने वाला अपना दुख दर्द लेकर सड़क पर उतरेगा, तो ये इनका क्या मानना है कि ये किस लिए कर रहे हैं? गलत बात है ये। मैं कह रहा हूँ कि मराठी का सम्मान है, मराठी इस राज्य की भाषा है, उसके साथ कोई भी गलत चीज नहीं होना चाहिए, ये तो मेरा पहले से मानना है। लेकिन इस तरह से किसी को मारना बिल्कुल ठीक नहीं है और अभी बिना परमिशन के वो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करना चाहिए। दरअसल होटल मालिक की पिटाई के विरोध में मीरा रोड के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो जवाब में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने रैली बुला ली। रैली का आह्वान किया था ठाणे पालघर के एमएनएस प्रमुख अविनाश जाधव ने। लेकिन पुलिस कह रही है कि इजाजत रैली की नहीं बल्कि छोटी सभा के लिए ली गई थी। जब एमएनएस के कार्यकर्ता जुटने लगे और पुलिस को इस बात का अंदेशा हुआ कि रैली की जा रही है, तो अविनाश जाधव और दूसरे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। यहाँ पे एक मोर्चे की परवानगी लोगों ने मांगी थी और हमने कहा था कि हम परवानगी आपको देंगे, लेकिन खाली रूट आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। और क्योंकि ये सिर्फ सेंसिटिव स्पॉट था के लिए, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ हमारे पास में इंटेलिजेंस इनपुट भी थे, इसके मद्देनजर हमने ये कार्रवाई की है। हमने कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले व्यापारी लोगों ने मोर्चा निकाला था
और उसको पुलिस ने परवानगी दी, हमने आपको नहीं दी। ऐसा नहीं है, हमने उनको भी परवानगी नहीं दी थी और उसके कारण भी सेम। पुलिस के रोकने के बावजूद एमएनएस के कार्यकर्ता जमा होते गए। इमरजेंसी है, महाराष्ट्र में इमरजेंसी है, हम आकर आंदोलन, ये हमारा अधिकार है। हमें पुलिस अरेस्ट कर रही है, सरकार डरने से डरा रही है, सरकार पुलिस से डरा रही है। ठाणे से लेकर मीरा रोड तक एमएनएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ी तो विवाद भी बढ़ा। फिर विपक्ष की भी एंट्री हुई। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से सफाई भी आई। एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। ये बिल्कुल राजनीति नहीं है। उन्होंने जिस जगह पे परमिशन मांगी है वहां पे शायद कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है, इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप जगह बदलिए, आपको परमिशन दी जाएगी, लेकिन वो जगह बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं पे बात अड़ी है। और देखिए व्यापारियों ने जो भी वहां पे मोर्चा निकाला था उन्होंने भी परमिशन नहीं ली थी, उनके ऊपर गुने हमने दाखिल किए थे। उसी अनुसार कायदा सुव्यवस्था ये अबाधित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, तो उस हम कार्रवाई कर रहे हैं। एमएनएस की रैली कहें या विरोध प्रदर्शन या फिर शक्ति प्रदर्शन, इस बीच जारी रहा। अविनाश जाधव से लेकर संदीप देशपांडे जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाले रखा। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। शिंदे गुट के नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री प्रताप सरनाइक भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंच गए, लेकिन गुंडा सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया। मराठी भाषा को एमएनएस ने बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन सवाल ये है कि गुंडागर्दी क्यों, गैर मराठी भाषियों के साथ मारपीट क्यों? राज ठाकरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि गुंडागर्दी और मारपीट से उनकी खिसकती सियासी जमीन मजबूत होगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। राज ठाकरे कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तस्वीर बदल गई है। राज और उद्धव एक साथ दिखने लगे हैं, लेकिन गुंडागर्दी और मारपीट किसी भी सियासत की रणनीति नहीं हो सकती। भाषा का विरोध ठीक हो सकता है, लेकिन उस विरोध में हिंसा और थप्पड़ गुंडागर्दी है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, जो राज ठाकरे की सेना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।